स्टडी हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे मगध राज्य के उत्कर्ष और उस पर शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों के बारे में। मगध का भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। मगध भारत के 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद था, जो आगे चलकर एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में बदला और इस पर कई शक्तिशाली राजवंशों ने शासन किया। तो मगध एक जनपद से एक विशाल साम्राज्य के रूप में जो बदला, उसके पीछे कुछ कारण थे। तो आइए अब हम उन कारणों को देखते हैं। सबसे पहला कारण प्राकृतिक सुरक्षा। मगध की जो भौगोलिक स्थिति थी वो ऐसी थी कि शत्रुओं के द्वारा उस पर आक्रमण करना इतना आसान नहीं था। मगध चारों ओर से जंगलों, पहाड़ों, नदियों से घिरा हुआ था। वहाँ पर कई नदियाँ बहती थी, जैसे गंगा, सोन, गंडक आदि। और उसके आसपास जो जंगल थे वहाँ पर हाथी पाए जाते थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल में जो युद्ध थे वो हाथियों की सहायता से लड़े जाते थे, तो इससे मगध के राजाओं को बहुत सहायता मिलती थी। तो मगध को जो प्राकृतिक स्थिति थी उसने भी उसे बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखा। दूसरा कारण था उन्नत कृषि। मगध की जो ज़मीन थी वो बहुत उपजाऊ थी। वहाँ पर कृषि का बहुत विकास हुआ, कई नई कृषि पद्धतियों को अपनाया गया। धान की बहुत खेती होती थी वहाँ पर। तो मगध की जो जनता थी वो धन धान्य से भरपूर थी, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी और इसने मगध के विकास में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। अगला कारण था लोहे की उपलब्धता। मगध में लोहे की खदानें थीं और इस लोहे का उपयोग हथियार बनाने के लिए किया जाता था, जो कि युद्ध में सहायक होते थे। साथ ही जो रोज़मर्रा के जीवन में औजार बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था। तो इसने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मगध के विकास में। अगला कारण था योग्य शासक। मगध के ऊपर एक के बाद एक योग्य शासकों ने शासन किया, जो कि बहुत महत्वाकांक्षी थे और बड़े साहसी थे, जिन्होंने कि अपने साम्राज्य का लगातार विस्तार किया और उसे सुरक्षित बनाए रखा। अगला कारण था व्यापार का केंद्र। मगध उस समय का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और वहाँ के शासकों ने भी व्यापार को संरक्षण प्रदान किया। मगध में कई नदियाँ बहती थी, तो जल मार्ग से भी आयात निर्यात होता था, विभिन्न क्षेत्रों के साथ व्यापार होता था। इसने मगध की आर्थिक समृद्धि को बहुत बढ़ाया और इससे मगध और ज़्यादा शक्तिशाली हुआ दूसरे जनपदों की तुलना में। फिर एक महत्वपूर्ण कारण था वैदिक संस्कृति की सीमाओं से बाहर। वैदिक संस्कृति में समय के साथ साथ जो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था की जटिलता आ गई थी, वो मगध में देखने को नहीं मिलती है। वहाँ पर जाति के आधार पर कार्य का बंटवारा नहीं था। आगे जब हम राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि राजा बनने के लिए भी किसी एक निश्चित वर्ण का होना ज़रूरी नहीं था। मगध में बौद्ध और जैन धर्मों का विकास हुआ, तो वहाँ अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग संस्कृतियों के लोग मिलजुल कर रहते थे। इसने भी मगध के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम देखेंगे मगध पर शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों के बारे में। तो मगध के बारे में सबसे पहले हमें पता चलता है महाभारत और पुराणों से, जिसमें ये बताया गया है कि मगध पर बृहद्रथ वंश का शासन था उस समय और उस वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। उसके पश्चात उसके पुत्र जरासंध ने वहाँ पर शासन किया। महाभारत में एक प्रसंग है जहाँ पर जरासंध और भीम का मल्ल युद्ध होता है। ये वही जरासंध है जो मगध का शासक था, परंतु इसके ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। ऐतिहासिक रूप से मगध पर 7 राजवंशों के शासन का वर्णन मिलता है। ये 7 राजवंश थे: हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। तो सबसे पहले हम हर्यक वंश के बारे में जानेंगे, जो कि ऐतिहासिक रूप से सबसे पहला वंश था जिसने मगध पर शासन किया। हर्यक वंश का शासनकाल 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक का था और इसके जो शासक थे वो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक थे। तो सबसे पहला जो शासक था हर्यक वंश का वो बिंबिसार था। इसे हर्यक वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। उसके साम्राज्य की राजधानी पहले गिरिव्रज थी, फिर उसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया।
बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने राज्य को शक्तिशाली बनाया। ये कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव्स में कि कौन सा राजा था जिसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने राज्य को शक्तिशाली बनाया, तो बिंबिसार। उसने कौशल राजकुमारी महाकौशला, वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना, इसका नाम कहीं कहीं छलना भी मिलता है, और पंजाब की मद्र राजकुमारी से विवाह किया और दहेज में बहुत सारा क्षेत्र प्राप्त किया और इस तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बाद में उसने अंग राज्य, जो कि एक जनपद था अंग, उस पर आक्रमण करके उसे जीता और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का प्रांतपति बनाया। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का समकालीन था और महात्मा बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बिंबिसार के ही समकालीन जो अवंती में राजा थे वो थे प्रद्योत। राजा प्रद्योत को एक गंभीर बीमारी हो गई थी और बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनका इलाज करने के लिए भेजा था, जिससे कि राजा प्रद्योत स्वस्थ हो गए थे। तो ये भी प्रश्न बनता है कई बार कि बिंबिसार के राजवैद्य का नाम क्या था, यह जीवक किस राजा के राजवैद्य थे। अंतिम समय में अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी, मतलब बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने ही उसकी हत्या कर दी थी। बिंबिसार के बाद में गद्दी पर बैठा अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करके वज्जी संघ को जीत लिया था। वज्जी संघ उस समय का गणराज्य था और उसकी राजधानी थी वैशाली। अजातशत्रु ने उस पर आक्रमण किया और उसे जीता, और वैशाली के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें अजातशत्रु ने 2 नए हथियारों का प्रयोग किया था, रथमूसल और महाशिलाकंटक। इस पर भी प्रश्न बनता है कि कौन से हथियारों का प्रयोग अजातशत्रु ने किया था, या रथमूसल महाशिलाकंटक का प्रयोग किस राजा ने किया था। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। अजातशत्रु के समय 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी और कब हुई थी। तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। अंतिम समय में अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदायन के द्वारा कर दी गई थी, यानी जो अजातशत्रु ने अपने पिता के साथ किया उसके साथ भी उसके बेटे ने वही किया। तो अजातशत्रु की हत्या करने के बाद में उदायन गद्दी पर बैठा और इसे पितृहंता कहा जाता है। अजातशत्रु को भी पितृहंता कहा जाता था क्योंकि उसने भी अपने पिता की हत्या की थी। इसी तरह उदायन को भी पितृहंता कहा जाता है क्योंकि इसने भी अपने पिता की हत्या की थी और ये फिर गद्दी पर बैठा। इसने पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की और राजगृह के स्थान पर उसे अपनी राजधानी बनाया। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। पाटलिपुत्र यानी वर्तमान का जो बिहार राज्य है उसकी राजधानी पटना, उसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदायन के द्वारा की गई थी। यह जैन मत का अनुयायी था और इसके पश्चात इसका पुत्र नागदशक राजा बना। नागदशक एक अयोग्य शासक था। पुराणों में इसका एक नाम दर्शक भी मिलता है और इसके सेनापति शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी थी और एक नए राजवंश की स्थापना की, शिशुनाग वंश। तो इसका संस्थापक शिशुनाग ही था, उसी के नाम पर है ये वंश। और इसने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को अपनी राजधानी बनाया और शिशुनाग के पश्चात इसका पुत्र कालाशोक राजा बना। ये प्रसिद्ध शासक था शिशुनाग वंश का, कालाशोक। और पुराण और दिव्यावदान में कालाशोक का एक नाम मिलता है काकवर्ण। काक यानी कौवा, तो ऐसा कहा जाता है कि ये इतना काला था कालाशोक कि उसे काकवर्ण कहा गया, कि कौवे जैसे रंग वाला। इसने वैशाली के स्थान पर फिर से पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और इसके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी कि 383 ईसा पूर्व में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, उसमें पहली का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के समय में राजगृह में। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के समय में वैशाली में। कालाशोक के बाद में नंदीवर्धन शासक बना और ये शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या महापद्मनंद ने कर दी थी और एक नए राजवंश की स्थापना की, नंदवंश। नंदवंश का प्रथम शासक था महापद्मनंद। पुराणों के अनुसार यह शूद्र था। पुराणों में इसके लिए एक छत्र पृथ्वी का राजा
परशुराम के समान सर्वशत्रांतक और एकराट की उपाधियां दी गई है। जैसे परशुराम ने पूरी धरती से क्षत्रियों का नाश कर दिया था ना, वैसे इसके लिए भी कहा जाता है कि इसने क्षत्रियों का नाश किया, इसलिए इसे सर्वशत्रांतक कहा गया। और कलिंग पर इसने विजय प्राप्त की थी। कलिंग विजय के बाद ही इसे एकराट की उपाधि दी गई थी। तो ये उपाधियां इसके लिए प्रयोग में लाई गई है पुराणों में। और जैसे पुराणों में कहा गया है कि ये शूद्र था, तो वही बात हुई कि जो वैदिक वर्ण व्यवस्था थी उसकी जटिलता यहाँ पर नहीं थी कि एक शूद्र व्यक्ति भी राज सिंहासन तक पहुँच सकता था। और कलिंग पर इसका जो आक्रमण हुआ है उसका हमें पता कैसे चलता है, तो वो कलिंग के ही राजा खारवेल का एक अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख। उससे पता चलता है कि महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था और वहाँ पर एक नहर का निर्माण भी करवाया था। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा का था, तो कलिंग शासक खारवेल का था। महापद्मनंद ने बहुत बड़े क्षेत्रों को जीता था और अब मगध को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया था। जो एक बौद्ध ग्रंथ है महाबोधिसेन, उसमें से उग्रसेन कहा गया है। महापद्मनंद के बाद में उसके 8 पुत्र थे, उसमें से अंतिम पुत्र धनानंद राजा बना। धनानंद का कहीं कहीं पे नाम घनानंद भी मिलता है। और ये 326 ईसा पूर्व में राजा बना था और ये सिकंदर का समकालीन था। इसके शासनकाल के दौरान ही सिकंदर ने 325 ईसा पूर्व में पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन वो पोरस से लड़ाई के बाद वापस लौट गया, वो मगध तक आया ही नहीं। और ग्रीक लेखकों ने घनानंद को अग्रमीज कहा है। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि अग्रमीज किस शासक को कहा गया है ग्रीक लेखकों के द्वारा, तो धनानंद को कहा गया है। ये बहुत क्रूर शासक था, जनता बड़ी परेशान थी इससे। और ये कहानी बड़ी प्रसिद्ध है कि इसने चाणक्य का अपमान करके उसे राजदरबार से निकाल दिया था और इसी का बदला लेने के लिए चाणक्य ने बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से उसे पराजित किया और एक महान मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो अब अगला जो वंश है जिसने मगध पे शासन किया वो था मौर्य वंश। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हम अगले भाग में मौर्य वंश और उसके बाद के वंशों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।